हेलो एवरीवन, मैं महिमा त्रिवेदी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं और इस समय हम चैनल पर प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2004 का भाग 1 हल कर लिया है। आज उसी क्रम में हम 2004 का भाग 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्नों की व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ उनके नवीनतम आंकड़ों को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 33। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात वाला सर्व प्रमुख पतन है? पहला मर्मगांव, दूसरा कोचीन, तीसरा बंबई और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पहला मर्मगांव। मर्मगांव पतन गोवा राज्य में स्थित है, जो मुख्य रूप से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। वहीं कोचीन देख लेते हैं। कोचीन जो है गर्म मसालों एवं नारियल का प्रमुख निर्यातक है। और बंबई यह मुख्य रूप से पेट्रोलियम एवं रसायन का प्रमुख निर्यातक पतन है। इसका जो राइट आंसर है वह है मर्मगांव, गोवा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? पहला कावेरी नदी पर, दूसरा गोदावरी नदी पर, तीसरा गंगा नदी पर और चौथा उपरोक्त किसी पर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पहला कावेरी नदी पर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो कि कावेरी नदी पर बनाई गई है। इसकी स्थापना 1902 में इसको स्थापित किया गया था। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक प्लस तमिलनाडु राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर है पहला कावेरी नदी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 पे जलवायु प्रकार दिया है, सूची 2 में देश। पहला विषुवतरेखीय जलवायु, दूसरा मानसूनी जलवायु, तीसरा भूमध्य सागरीय जलवायु और चौथा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो विषुवतरेखीय जलवायु वाला जो है वह जावा, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत श्रीलंका, भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत साइप्रस तथा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु नामीबिया में पाई जाती है, जहाँ कालाहारी मरुस्थल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो यह तो पुराना है 2004 का। यहाँ हम देख लेते हैं 2018 के आंकड़ों के अनुसार प्रथम स्थान पर है टोक्यो, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर है संघाई और चौथे स्थान पर है साओ
पाउलो। और 5वें स्थान पर है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। तो यहाँ पर 4 पूछ रहा है। यदि जैसे 10 विशाल नगर पूछता, विश्व के 10 विशाल नगरों में, तो ये आपको याद रखना होगा कि इम्पोर्टेंट है। टोक्यो जो है वो प्रथम स्थान पर है। आपका जो भारत का दिल्ली, दिल्ली दूसरे स्थान पर है। वहीं 7वें स्थान पर मुंबई, 7वें स्थान पर। विश्व के 10 विशाल नगरों में भारत के 2 महानगर शामिल हैं। दूसरे स्थान पर दिल्ली है और 7वें स्थान पर मुंबई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में वन्य जीवन अभ्यारण्य दिया है और सूची 2 में राज्य। पहला नामदफा, खा पेरियार, गा है बांदीपुर और घा लामजाओ। तो चलिए उसको मिलाते हैं। नामदफा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार अभ्यारण्य केरल में, बांदीपुर कर्नाटक और लामजाओ जो है मणिपुर में है। कमेंट करके आप बताएंगे कि ये जो केवल लामजाओ है मणिपुर में, यह किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है। पहला निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा सापेक्ष आर्द्रता, तीसरा विशिष्ट आर्द्रता और चौथा है वाष्प दाब। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दूसरा, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए आर्द्रता को व्यक्त करने के लिए 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। यहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता इसका राइट आंसर है। सापेक्ष आर्द्रता होती क्या है इसको हम देख लेते हैं। निश्चित ताप पर वायु में विद्यमान वायु की उसी मात्रा में, देखिए निश्चित ताप पर वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता, मतलब उसी वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता, दोनों के अनुपात को, उसमें वायु में निहित जो जलवाष्प की मात्रा है प्लस उसके धारण करने की जो क्षमता होती है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता, उसके अनुपात को ही हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उसको किस इकाई में व्यक्त करते हैं ये जरूर याद रखिएगा। ये 3 जो आर्द्रता दी हुई, 3 प्रकार दिए हैं, इनकी अलग अलग इकाई है। तीनों आर्द्रता जो है ये अलग अलग इकाई में व्यक्त की जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता है वह प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। और देख लेते हैं हम निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है। हवा के प्रति इकाई आयतन में, हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसको ग्राम प्रति घन मीटर में, ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है। हवा के प्रति इकाई भार में, हवा के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को, जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यह ग्राम प्रति किलोग्राम में, ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। इनकी इकाई नोट कर लीजिएगा,
विशिष्ट आर्द्रता जो है ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त की जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और निरपेक्ष आर्द्रता ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा पक्षपात डेल्टा का निर्माण किया गया है? पहला अमेजन नदी, दूसरा मिसिसिपी नदी, तीसरा नील नदी और चौथा है गंगा नदी। यहाँ पर पक्षपात डेल्टा पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी द्वारा पक्षपात डेल्टा का निर्माण किया जाता है। पक्षपात डेल्टा का निर्माण किया जाता है। वहीं नील नदी और गंगा नदी द्वारा चापाकार डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जबकि अमेजन नदी द्वारा एस्चुरी का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है? पहला स्वच्छ मौसम, दूसरा अत्यधिक ठंडा मौसम, तीसरा तूफानी मौसम और चौथा है तीव्र वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तीसरा तूफानी मौसम। बैरोमीटर का एकाएक नीचे गिरना, बैरोमीटर द्वारा ही वायुदाब मापा जाता है। बैरोमीटर का एकाएक नीचे गिरना कम वायुदाब का कम होना तूफानी मौसम का सूचक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? पहला चावल, दूसरा गन्ना, तीसरा मक्का और चौथा है आम। यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय मूल की फसल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है तीसरा। मक्का का जो जन्म स्थान है वो मैक्सिको को माना जाता है, मैक्सिको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? पहला जलयान की गति, दूसरा वायुयान की गति, तीसरा है आर्द्रता की मात्रा और चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है वह है, यहाँ जो राइट आंसर है वह पहला जलयान की गति। नॉट द्वारा जलयान की गति को मापा जाता है। एक समुद्री मील, जिसे हम एक नॉटिकल मील भी कहते हैं, एक समुद्री या नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर के। इसका राइट आंसर है पहला जलयान की गति। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन है। पहला चिनूक, दूसरा फॉन, तीसरा मिस्ट्रल और चौथा बोरा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है फॉन। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली जो पवन है वह है फॉन। यह गर्म एवं शुष्क पवन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है? पहला बुर्जिल, दूसरा बारामूला, तीसरा है जोजिला और चौथा है सिपकीला। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बारामूला। लघु हिमालय पे बारामूला दर्रा स्थित है। इसके अतिरिक्त पीर पंजाल तथा बनिहाल दर्रा यह भी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और जो बुर्जिल दर्रा है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। और जोजिला दर्रा यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में।
जो सिपकीला दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वह दूसरा बारामूला दर्रा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल और चौथा है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वह केरल। केरल जो है भारत में मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है। मसालों के उत्पादन के अनुकूल यहाँ पर जलवायु और मृदा यहाँ पर मसालों के उत्पादन हेतु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर मसालों का उत्पादन अधिक होता है। यदि हम मसालों के उत्पादन में जो प्रथम राज्य पूछते हैं, उत्पादन के प्रथम स्थान पर है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान और फिर गुजरात। यह मसालों के उत्पादन में शीर्ष, मसालों के उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं। शीर्ष प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर है गुजरात। ये नए आंकड़ों के अनुसार इन्हें आप नोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है मसालों के बगीचा के नाम से जो विख्यात है वह है केरल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? पहला गंगा सिंधु का मैदान, दूसरा कृष्णा गोदावरी का मैदान, तीसरा है केरल तमिलनाडु का क्षेत्र और चौथा इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दूसरा कृष्णा गोदावरी का मैदान। कृष्णा गोदावरी के जो बेसिन में कम से कम वर्ष में कम से कम दो बार धान की फसलें उगाई जाती हैं। 2 बार धान की फसल बोई जाती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो सिंचाई का साधन है वो नहरों द्वारा सिंचाई की उपलब्धता है, जिसके कारण यहाँ पर चावल की खेती, धान की खेती अधिक हो जाती है। इसे धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर कृष्णा गोदावरी का मैदान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहला लॉयस, दूसरा तांबा, तीसरा अभ्रक और चौथा है बॉक्साइट। तो इसका जो राइट आंसर है कोडरमा जो है वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और यह झारखंड राज्य में, ये जो कोडरमा है यह झारखंड राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जो मेखला है, अभ्रक मेखला हम जिसे कहते हैं, हजारीबाग गया मुंगेर, हजारीबाग गया मुंगेर में फैली हुई है। इसी के अंतर्गत कोडरमा जिला आता है। जो अभ्रक मेखला है हजारीबाग गया मुंगेर में फैली है, इसी के अंतर्गत कोडरमा जिला आता है, जिसमें अभ्रक, मुख्य रूप से अभ्रक पाया जाता है, जिसे हम अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं। ये जो कोडरमा जिला है इसे अभ्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है। पहला देहरादून से, दूसरा मुंबई से, तीसरा कोलकाता से और चौथा है बेंगलोर से। तो इसका जो राइट आंसर है भारत में भूपत्रक और सर्वे सीटों का जो प्रकाशन होता है वो देहरादून से, जहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशन होता है।
इसका जो प्रकाशन होता है भूपत्रकों और सर्वे सीट का वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा होता है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है पहला देहरादून। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं। पहला निष्क्रिय जनसंख्या, दूसरा युवा और प्रौढ़ जनसंख्या, तीसरा आश्रित जनसंख्या और चौथा सामाजिक दृष्टि से आश्रित जनसंख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आश्रित जनसंख्या, तीसरा आश्रित जनसंख्या। यहाँ पर पूछ रहा है कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों को। देखिए आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष तथा 59 वर्ष से अधिक के लोगों को, 59 वर्ष से अधिक के जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? पहला एलिफेंटा, दूसरा न्यू मूर, तीसरा रामेश्वरम और चौथा लक्षद्वीप। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है भारत और श्रीलंका के मध्य पूछ रहा है, तीसरा रामेश्वरम द्वीप जो है। और वहीं पर एलिफेंटा जो है ये अरब सागर में मुंबई क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। अरब सागर में मुंबई क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। न्यू मूर जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। और रामेश्वरम जो है यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच धनुषकोडी पर स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच धनुषकोडी पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर है तीसरा रामेश्वरम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? पहला असम की पहाड़ियों में, दूसरा शिवालिक की पहाड़ियों में, तीसरा नीलगिरी की पहाड़ियों में और चौथा है सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से इसके जो चंदन के जो वृक्ष हैं वो तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक तथा केरल राज्य में पाए जाते हैं। तो ये जो नीलगिरी है वह इन्हीं राज्यों में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर नीलगिरी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया है? पहला चीनी विद्वानों, दूसरा भारतीय विद्वानों, तीसरा मिस्री विद्वानों और चौथा है यूनानी विद्वानों। तो मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर का उपयोग सबसे पहले यूनानी विद्वानों ने किया था, जिसमें हिप्पारकस प्रमुख थे, जिन्होंने अपने मानचित्र में सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को दर्शाया था। वह एक यूनानी विद्वान थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है? पहला 3500 किलोमीटर, दूसरा 7516 किलोमीटर, तीसरा है 6000 किलोमीटर और चौथा 7040 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा 7516 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516, यह मुख्य तटरेखा प्लस द्वीप दोनों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है मुख्य भूमि की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो वह है मुख्य भूमि की
6100, और जब द्वीप सहित ऐड कर लेते हैं तो उसकी लंबाई, तटरेखा की लंबाई होती है 7516 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ी, सही है। कोडाइकनाल, अन्नामलाई पहाड़ी, ये गलत है। उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सही है। और शिमला, पीर पंजाल श्रेणी, यह भी सही है। कोडाइकनाल जो है यह अन्नामलाई पहाड़ी पर नहीं बल्कि तमिलनाडु पर स्थित पाली पहाड़ी पर स्थित है। कोडाइकनाल जो है अन्नामलाई नहीं, तमिलनाडु पर स्थित पालनी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है, पहला अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, और तीसरा है कम ताप एवं कम वर्षा, चौथा कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अधिक ताप अधिक वर्षा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, ये विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार लंबवत चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसलिए विषुवत रेखा पर सूर्यताप सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर पड़ता है। इसलिए यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहां पर ताप भी अधिक होता और वर्षा भी अधिक होती। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है, पहला भारत, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा चीन और चौथा मध्य पश्चिमी एशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह तीसरा है चीन। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि जो है वह मध्य एशिया, पूर्वी एशिया को माना जाता है। मध्य एशिया प्लस पूर्वी एशिया को माना जाता है। तो चीन जो है यह पूर्वी एशिया में शामिल है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि चीन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 संख्या 7 पर स्थित नहीं है? पहला वाराणसी, दूसरा कन्याकुमारी, तीसरा है नागपुर और चौथा कोयम्बटूर। देखिए जो NH7 है यह ओल्ड, जो यहाँ पे तो ओल्ड पूछ रहा है, अब बदल गया है। तो पहले जो था यह वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी को मिलाता था, वाराणसी से कन्याकुमारी को। तो वाराणसी, कन्याकुमारी तथा कोयम्बटूर राजमार्ग पर स्थित है, लेकिन जो नागपुर था वो NH7 पर स्थित नहीं था, नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तीसरा नागपुर। और आप कमेंट करके बताएंगे NH7 जो न्यू है वो कहाँ से किससे मिलाता है? NH7। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हम नए आंकड़ों को देखते हैं। 2018-19 के अनुसार भारत के प्रमुख प्रदेशों में रेल मार्ग की लंबाई जो थी, भारत के प्रमुख प्रदेशों में रेल मार्ग की लंबाई, जिसमें प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रदेश में सबसे बड़ा रेल मार्ग जाल बिछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? पहला उड़ीसा में, दूसरा केरल में, तीसरा आंध्र प्रदेश में और चौथा है तमिलनाडु में। तो कोझिकोड बंदरगाह जो है वह केरल में स्थित है। केरल में मालाबार तट पर, केरल में मालाबार तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व परिवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसे पर्यावरण दिवस कहते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व परिवेश दिवस। तो पहला है 8 फरवरी, दूसरा 5 अप्रैल, तीसरा 5 जून और चौथा है 16 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है? पहला ताप विद्युत केंद्र से, दूसरा खाद्य कारखाना से, तीसरा है कोयला खदान से और चौथा सीमेंट कारखाना से। तो इसका जो राइट आंसर है फ्लाई ऐश जो है वह सीमेंट कारखाना से उत्पन्न होती है, सीमेंट कारखाना से, जहां पर कोयला जिप्सम तथा चूना पत्थर आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें पीसा जाता है वहां पर। तो उनसे जो फ्लाई ऐश निकलता है यह होगा सीमेंट कारखाना से। इसका राइट आंसर है फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है सीमेंट कारखाना से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? पहला मालदीव, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा मेडागास्कर और चौथा है सुमात्रा। हिंद महासागर में पूछ रहा है तो हिंद महासागर में मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर में मेडागास्कर। और यदि विश्व के संदर्भ में देखते हैं, विश्व के संदर्भ में तो प्रथम स्थान पर है ग्रीनलैंड, दूसरे स्थान पर है न्यू गिनी और तीसरे स्थान पर बोर्नियो। तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर मेडागास्कर। विश्व के संदर्भ देखते हैं तो प्रथम स्थान पर ग्रीनलैंड, दूसरे स्थान पर न्यू गिनी द्वीप और तीसरे स्थान पर है बोर्नियो और चौथे स्थान पर मेडागास्कर द्वीप है। और हिंद महासागर के संदर्भ पूछ रहा है यहाँ पर, तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखते हैं 63, क्वेश्चन नंबर 63। अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें पहला अवसादी चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है, दूसरा आग्नेय शहरों का अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है, तीसरा रूपांतरित शहरों का भी रूपांतरण हो जाता है और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है अति रूपांतरण, रूपांतरित शहरों का भी रूपांतरण हो जाता है। जब सेलों का रूपांतरण होता है, चाहे अवसादी हो या आग्नेय सेल हो, उनका रूपांतरण हो जाता है, तो रूपांतरण के बाद जो निर्मित सेल है पुनः उनका रूपांतरण हो जाना, उसी को अति रूपांतरण क्रिया कहा जाता है। जैसे स्लेट है, स्लेट का रूपांतरण सिस्ट, और सिस्ट का पुनः रूपांतरण हो जाता है फाइलाइट में। इसे कहा जाता है अति रूपांतरण क्रिया, रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाना। इसका राइट आंसर है तीसरा
चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, और अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।